हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्याम कुमार। आज जो आप ये सवाल सब देख रहे हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सब मैंने बोर्ड पर लिख करके रखा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो निश्चित है दोस्तों कि आपका जो मैथ है सब्जेक्ट जो है 10th क्लास का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो निश्चित है दोस्तों आपको 450 प्लस नंबर आएगा। तो दोस्तों, देर किए बिना आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। कि सबसे पहले मेरे पास है पहला सवाल कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मसक एवं लसक ज्ञात करें। पहला सवाल है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। मेरे पास अभी फिलहाल 4 गो सवाल इस बोर्ड पर आटा है, इसीलिए मैं सिर्फ 4 सवाल ही लूंगा दोस्तों। इसके अगले वीडियो में फिर मैं आपको इसके बाद और सवाल बना करके दिखाऊंगा दोस्तों कि आप किस प्रकार से यानी ये जो सवाल सब है ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यानी ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मसा और लसा दोनों निकालना है। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा दोस्तों और 156 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लूंगा। अब कैसे निकालेंगे ये भी आप जानते ही है कि सबसे पहले जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 126 का तो सबसे पहले 2 से इसमें लगेगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, क्योंकि विभाज्यता का नियम आप जानते ही है दोस्तों कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहता है तो वह कितना से भी बड़ा से बड़ा संख्या हो दोस्तों, वह 2 से निश्चित है कि कटेगा। तो यहाँ भी इकाई स्थान पर मैंने देख लिया है 6 है तो डायरेक्ट 2 से लगा दिया है और इसको विभाजित किया हूँ। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब ये जो 63 है ये अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं तो 3 से अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर उस योगफल में, अंकों के योगफल में मतलब संख्या जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसके अंक को जोड़ लेते हैं। अगर उसके अंकों के योगफल में 3 से भाग लग जाता है तो समझ जाइए दोस्तों वो संख्या भी 3 से विभाजित जरूर होगी। तो यहाँ देख लेते हैं 6 3 9, तो निश्चित है कि यह 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ 3 से विभाजित कर देते हैं तो 3 दूना 6 और 3 इकाई 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21। तो अब नहीं कटेगा दोस्तों। तो इसका गुणनखंड अभाज्य जो हुआ 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, इसको दोस्तों पावर के रूप में चेंज कर देते हैं। 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 7। और 156 का भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे जैसे इसको निकाले हैं। देखिए 156 का भी निकालते हैं तो 2 7 14, 2 8 16, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, 9 3 12, 3 से लग जाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। अब ये नहीं कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 13 तिया 39। अगर आपको इस गुणनखंड पर अगर आपको सस्पिशन बुझाए तो गुना करके देख लीजिएगा कि 2 दूना 4, 13 तिया 39। 39 में अगर 4 से गुना कीजिएगा, 4 9 36, 4 तिहाई 12, 3 15, एकदम करेक्ट है ये गुणनफल सही। तो इसका होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। जिस प्रकार से देखिए यहाँ 3 2 बार था तो मैंने 3 के पावर 2 कर दिया। यहाँ दोस्तों 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस प्रकार से मैंने इसको पावर के रूप में चेंज कर दिया। अब सबसे पहले दोस्तों कि मसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मसा। तो मसा निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है और उभयनिष्ठ में भी जिसका पावर सबसे कम होता है उसको मसा के रूप में चुन लेते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें इस दोनों में उभयनिष्ठ 2 है और 3 है, लेकिन हमको मसा निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसका पावर सबसे कम होगा, जैसे देखिए इस दोनों 2 में किसका पावर कम है तो ये जो 2 है इसका, और इस दोनों 3 में ये 3 है जो इसका पावर कम है तो 3। उसके बाद उभयनिष्ठ तो है नहीं तो क्या करेंगे, बाकी सारे संख्या को छोड़ देंगे। 3 दूना 6, मसा आपका निकल गया। उसके बाद दोस्तों लसा निकालेंगे। तो लसा में भी उभयनिष्ठ खोजते हैं और उभयनिष्ठ खोजने के बाद जो संख्या सब बाकी बच जाता है उसको भी लिख करके गुना कर देंगे। लेकिन उभयनिष्ठ होगा तो उसमें सबसे बड़ा पावर वाला लिखेंगे। तो इस दोनों में सबसे बड़ा पावर वाला ये 2 का 2 है और फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर है गुने। अब 7 बच गया और 13 बच गया तो दोस्तों लघुत्तम में उसको भी लिख देते हैं जो बच जाता है।
अब सबको गुना कीजिए तो 2 दूना 4 होगा, 3 तिहाई 9 होगा और 13 सत्ते 91। इसको दोस्तों पार्ट बाई पार्ट में गुना कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, सवाल गलत नहीं बने, आंसर एक्यूरेट आ जाए। अगर आप धैर्य से बनाइएगा तो निश्चित है आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, वहां परीक्षा में आपका आंसर मिलेगा नहीं और जान नहीं पाइएगा। जब घर आइएगा तब आपको पता चलेगा कि ओह गलत हो गया सवाल। तो यही बात है। उसके बाद अच्छा से गुना करेंगे, 4 × 36 और 91 में 36 से गुना कर लेंगे, ठीक ना। 4 × 36 और गुना कीजिए दोस्तों, झट से गुना कीजिए। 6 इकाई 6 और 6 × 54 के 4 हासिल 5, 3 इकाई 3 और 3 × 27। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 3 7, 7 5 12 और 2 1 3, कितना आ रहा है 3276। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 3276। इस प्रकार से मेरा मस भी निकल गया और लस भी निकल गया। दोस्तों इस प्रकार से भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस और मस निकालते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। यदि px 2x² + 3x - 5 हो तो p3 और p - 3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दिया हुआ है ये इस बहुपद का शून्यक है, तो मान हमसे पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछता है उस समीकरण में जो यानी जो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता है उसमें मान रख देते हैं। जैसे p3 का अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 3 रख देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मान रखते हैं। तो देखिए 2 से x² में गुना है तो ये तो आपको लिखना ही होगा, और x के जगह पर हमको 3 रखना है तो यहाँ x का पावर 2 है तो यहाँ भी 3 का पावर 2 हो जाएगा, +3 गुने फिर 3 आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 5। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर बोर्डमास का नियम आप जानते होइएगा दोस्तों तो आपको आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले हम ये जो पावर है इसको सवाल में पार्ट बाय पार्ट बना करके दिखाता हूँ दोस्तों ताकि आप आसानी से समझ जाइए। तो 3 तिहाई 9 गुना, मैंने इसको पावर 2 है तो 2 बार गुना कर दिया, प्लस फिर 3 तिहाई 9 - 5, काहे कि पहले गुना का काम होता है। अब देखिए 2 नमा 18 + 9 - 5, देख रहे हैं कि ना। मतलब अगर कहीं गुना हो तो पहले गुना का काम कीजिए, उसके बाद फिर जोड़ का काम कीजिए और सबसे अंत में घटाव का काम करते हैं। तो देखिए इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 9 कितना होगा, 9 8 17 1 1 2 और 27 में से 5 घट जाएगा तो कितना होगा 22 होगा। तो दोस्तों p3 का मान 22 आपका आंसर आ चुका है। अब उसके बाद p - 3 का मान निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। फिर वही चीज इसमें p3 का मान था तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने 3 रख दिया, देख रहे हैं ना। बाकी 2 समीकरण में है तो वो तो रहबे करेगा, बाकी जो जैसे है संख्या उसमें तो रहबे करेगा। सिर्फ x के जगह पर मैंने मान रखा है और उसको सॉल्व कर दिया है। उसी प्रकार से p - 3 भी वही काम करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -3 लिख देंगे। तो यहाँ भी देखिए 2 गुने -3 का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 गुने -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ -3 हम लिए हैं, और -5। इसको भी आगे अब बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है 2 बार गुना होगा तो प्लस न हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9 और 2 18। चलिए मैंने डायरेक्ट गुना अब कर दिया, और देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो असमान चिन्ह है। तो दोस्तों आपको बहुत मैं इस प्रकार से वीडियो बनाया हूँ जिसमें आप चिन्हों का ख्याल रख सकते हैं। तो समान चिन्ह रहता है तो गुना में प्लस हो जाता है, असमान चिन्ह रहता है तो माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 यानी -9 और -5। अब देखिए दोस्तों यहाँ 18 और 9 ये दोनों धनात्मक संख्या था, इसीलिए मैंने इस दोनों को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ आप देखिए कि -5 और -9 ये दोनों ऋणात्मक संख्या है तो ये दोनों जुट करके ऋणात्मक आएगा। तो 18 - 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 18 में से 14 घटाइएगा तो कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से p3 और p - 3 का मान निकल गया। तो दोस्तों इस प्रकार से निकालते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको फटाफट मिटाते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें तो ज़्यादा जगह है नहीं।
चलिए ठीक है दोस्तों, मैंने इसको मिटा रहा हूँ अच्छी तरह से और फिर मैं आपको अगला सवाल बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ दोस्तों, अब तीसरा सवाल आपको दिखाता हूँ बना करके। देखिए, एगो द्विघात बहुपद है, ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। यानी ये जो दिया हुआ है योग दिया हुआ है, ये जो गुणनफल दिया हुआ है ये गुणनफल है। यहाँ क्रमशः लगाया हुआ है। क्रमशः का मतलब जो बात पहले बोलेगा और जो डाटा पहले देगा वो उसका होगा, बाद में जो बात बोलेगा और जो डाटा दिया रहेगा उसको। तो देखिए यहाँ पहले योग कह रहा है तो पहला डाटा आपका योग हो गया, गुणनफल कह रहा है तो दूसरा आपका गुणनफल। को यानी योग किसको कहते हैं? शून्यकों का योगफल। आप उसको अल्फा प्लस बीटा से भी सूचित कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा को हम पहला शून्यक मानते हैं, बीटा को दूसरा शून्यक मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। तो दोस्तों द्विघात समीकरण बनाने का एक फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल यानी फार्मूला सब जब भी आप सवाल में फार्मूला आता है तो उसको जरूर आप याद कर लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए जहाँ जो मान है वहाँ रख दीजिए, आसानी से आपका द्विघात समीकरण बना करके दे देगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है? √2। तो √2 जब यहाँ रखिएगा तो उसमें x से गुना न हो जाएगा जी। तो जब ये √2 से x में गुना होगा तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। तो देखिए अगर बट्टा लगा रहता है तो उसको बट्टा पर के जोड़ करके बराबर में 0 करके उसको एक द्विघात समीकरण आप बना दीजिए। अगर यहाँ पर भी आंसर मार देते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको आगे मानक रूप में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि सभी का बटा पर का जोड़ करना होगा, तो यानी जोड़ घटाव करना होगा। तो देखिए इसके नीचे 1 मान करके चलते हैं तो लघुत्तम हो जाएगा 3, और 3 से x में गुना कीजिएगा तो 3x² माइनस, जैसे बटा पर का जब आप जोड़ घटाव बनाते हैं तो हर और अंश जो होता है हर से इसमें भाग न देते हैं और जय मर्तबे करता है गुना करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी इसके नीचे 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा 3 में, 3 मर्तबे कटेगा, 3 से √2 में गुना कीजिएगा तो 3√2x प्लस 1, 3 से 3 1 मर्तबे कटेगा तो 1 से 1 में बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब तिरछा गुना कर दीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, इसके नीचे 1 आ जाता है, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यही आपका द्विघात समीकरण दोस्तों बन गया। देखिए उसी का मानक रूप है ना। अब दोस्तों चौथा सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालिए, यानी डिस्क्रामेंट। विवेचक पूछ रहा है दोस्तों, यानी उसको डिस्क्रामिनेट पूछ रहा है आपसे। तब विवेचक निकालने का भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों? विवेचक निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है? b² माइनस 4ac। देखिए दोस्तों ये सब 2 अंक का सवाल सब है, और जब आप यही सब नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आपका नंबर कम हो जाता है। इसका विवेचक पूछ रहा था, तो विवेचक निकालने का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो अब फिर सोचिएगा ये b c कहाँ से लावे? तो ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसी में से आपका a निकलेगा, b निकलेगा, c निकलेगा। तो देखिए दोस्तों जो x² का जो गुणांक होता है उसको a मानते हैं। यहाँ जो आप दूसरा पद देखिए, इसमें 3 गो पद है, पहला दूसरा तीसरा, 3 पदों का द्विघात समीकरण है। तो x² का जो गुणांक होगा उसको a कहेंगे, सेकेंड पद में जो x का गुणांक होगा उसको b कहेंगे, और अंतिम तीसरा पद जो बच जाता है उसको c मानते हैं। तो देखिए ढूंढिए पहले, a आपका कितना है? 3√3, b आपका कितना है? 10, और c आपका कितना है? √3। c आपका कितना है? √3। देख रहे हैं कि ना, a b c अब आपको मालूम हो गया। तो जब ये डाटा सब अब आपको मालूम हो गया तो लगाइए फार्मूला, और जो जहाँ यानी जो चीज जहाँ दिया हुआ है उसका मान वहाँ रखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए।
लेकिन यहाँ देखिए इसमें सब धनात्मक मान था, इसीलिए मैंने सब धनात्मक लिया। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता, चाहे यहाँ माइनस रहता, तो फिर हम चिन्ह के साथ लिखते। प्लस है तो लिखा नहीं जाता, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन अगर माइनस रहे तो माइनस आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अब लगाइए फार्मूला। तो b आपका कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर माइनस 4a आपका कितना है 3√3, और c आपका कितना है √3, तो 4ac नहीं हो गया। अब देखिए 10 दही के 100 माइनस, अब देखिए इसको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक है, और √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, √5 से √5 में 5, √10 से √10 में 10, उसी प्रकार से √3 से √3 में 3। अब 12 तिहाई 36, तो 100 में से जब 36 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 3 गया तो 6, 64। यही इसका विवेचक होगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप ये 4 सवाल समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।